नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वीडियोस जो हैं वो मैं रेगुलर जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाई एचटेट के बाद, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आज से जो है आपको वीडियोस रेगुलर मिला करेंगी और कंटिन्यूसली जो है मिला करेंगी। अलग अलग टॉपिक्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्क्रीनिंग के लिए हम तैयारी करेंगे, तो स्क्रीनिंग में जो भी हमारे पास आते हैं, ठीक है, उसमें हमारी हरियाणा जी की आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, ठीक है, या एसएसटी जो भी रिलेटेड होता है वो मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, रीजनिंग आ जाएगी, मैथमेटिक्स आ जाएगा, और स्क्रीनिंग का जो मेन पेपर इंग्लिश है हम वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो हम एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स उठा करके चल रहे हैं वो आपके बाकी पेपर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, चाहे आप पटवारी दे रहे हो, कैनाल पटवारी है, या फिर ग्राम सचिव दे रहे हो। तो क्योंकि ये तो अपकमिंग एग्ज़ाम है, अभी होने वाला है, स्क्रीनिंग लेट होने वाला है, तो जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी तो वो सेंटर्ड होंगी जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे। तो आपको सारी वीडियोस देखनी है। अगर हाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश लिटरेचर की जो है जो स्क्रीनिंग के बच्चे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक जो है स्ट्रैटेजी हम अपना करके चल रहे हैं, और स्क्रीनिंग के जो टॉपिक हैं, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर आना है वो भी एक स्ट्रैटेजी में जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी। तो अभी इस वीक में मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं साइंस की प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अलग से मैं आपको देती हूँ उसके साथ ही मैं सारी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूँगी साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, इसको हम लिखेंगे इंसुलिन, ठीक है। अब इससे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, आपको इनके इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए। समटाइम्स एचएसएससी क्या करती है, डायरेक्ट जो है इंग्लिश में नाम लिख करके आपको दे देती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और लार ग्रंथि जो हो गई वो सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। और अग्नाशय जो है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें जो हमारे पास इंसुलिन की बात कर रहा है, हार्मोन कौन कौन रिलीज करता है, वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देती हूँ कि जो अग्नाशय होता है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो इंसुलिन हो ही गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोगोन हो जाएगा, ग्लूकोगॉन, ठीक है। अब जो इंसुलिन होता है वो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको डाउन लेकर आने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोगॉन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको उसके लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोगॉन तो बढ़ावा देता है कि इसको शुगर लेवल को ब्लड के अंदर, और इंसुलिन उसको कम करता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे किसी को शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, अगर उससे भी काम नहीं चलता तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा शुगर लेवल हो जाने की वजह से किडनीज फेलियर जो होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो इसका ऑप्शन रहेगा, इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, वो अग्नाशय करता है, पैनक्रियाज। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, जो कार्य करती है गुर्दे की, वो कौन सी इकाई होती है, वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेफ्रॉन हमारे पास रहेगा, और इसको हम हिंदी में वृक्काणु भी कहते हैं। आपको नेफ्रॉन लिखा हुआ ना मिले, वृक्काणु लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाना कि इसकी बात कर रहे हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई की बात कर रहे हैं। और याद रखेंगे कि 2 हमारे पास गुर्दे होते हैं, यानी कि किडनीज हम इसको कहते हैं। तो 2 किडनीज होती हैं, और एक किडनी जो होती है उसके पास 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 2 किडनीज में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20 लाख नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है, यानी कि हम यहाँ पे जो है मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं। इसमें तापमान विनियमन जो होता है वो कौन करता है, कंट्रोल करने के लिए जो होता है वो कौन करता है, तो उसमें रहेगा हाइपोथैलेमस। आंसर क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस, जो क्या कर सकते हैं, ताप कंट्रोल, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा हो जाएगा विनियमन करने में हेल्प करता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, अस्थि मतलब कि बोन, सबसे लंबी बोन जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास रहेगी फीमर बोन, ठीक है। जो हमारी जांघ की बोन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फीमर बोन कहते हैं। जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। और इसे टीबिया जो है इसके नीचे की हड्डी होती है। इसके नीचे जो है अगर बात की जाए तो फीमर के नीचे कौन सी रहती है, टीबिया,
ठीक है। टीबिया हड्डी जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, जांघ के नीचे वाली यानी कि फीमर के नीचे जो है वो हड्डी रहती है। ठीक है, चलिए ये सबसे बड़ी की बात हो गई। और सबसे छोटी की अगर बात की जाए तो वो कौन सी होती है, वो कान की हड्डी होती है। ये मैंने अभी क्वेश्चन डाला भी है आगे, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान माँ को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको टेटनस के टीके लगते हैं। ठीक है, तो उससे जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, प्रतिरक्षित किया जाता है ताकि टेटनस ना हो आने वाले बच्चे को। नेक्स्ट देखिए, पशु स्रोत से व्युत्पन्न आहार वसा है, यानी कि यहाँ पे 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और कौन सा ऐसी वसा है जो पशु से जो है मतलब बनाई जाती है। ठीक है, पशु के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मूंगफली का तेल तो मूंगफली से हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, वनस्पति से रिलेटेड हो गया। ठीक है, वनस्पति तेल हो जाएगा, आहार वसा हो जाएगी। सरसों का तेल सरसों के बीजों से बनाया जाता है। नारियल का तेल नारियल से ही बनाया जाता है, तो ये तो वनस्पति हो गया हमारे पास तीनों। लेकिन जो घी होता है वो पशुओं से ही बनाया जाता है, जैसे उसका पहले क्या करते हैं, मलाई बना करके उससे बनाया जाता है, तो वो हमारे पास रहेगा पशु स्रोत से व्युत्पन्न। नेक्स्ट देखिए, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चे की उम्र डैश से कम है। तो पल्स पोलियो में हमारे पास रहती है 5 साल से कम बच्चे की उम्र। ठीक है, जिसमें प्रतिरक्षण जो है उनको दिया जाता है। वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले और गीसर वाष्प आदि होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो ये हमारे पास कौन से रहेंगे, प्राकृतिक एरोसोल्स रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो होते हैं वायुमंडल में कोहरा है, जंगली छल्ले हैं, गीसर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक एरोसोल्स। नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब किस तंतु से बनते हैं, यानी कि कौन सी इकाई इसके अंदर यूज़ की जाती है, तो वो रहेगा टंगस्टन। क्या रहेगा, टंगस्टन। ये जो होते हैं टंगस्टन बहुत ही जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत कम होता है, तो इसलिए ज़्यादा अगर करंट जो है पास हो जाता है तो इनकी वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ताकि कोई भी इंजरी जो है ना हो, इस वजह से टंगस्टन की वायर जो होती है उसके अंदर यूज़ की जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल W होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित अंगों में से प्रत्येक मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो उसमें क्या क्या हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें से ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। गुर्दा हो गया, यानी कि किडनीज हमारे पास हो जाती हैं। ठीक है, और मूत्राशय हमारे पास रहेगा। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि जो यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा। ओके, मलाशय तो जो हमारे पास एनस हो जाता है, और ये जो है दूसरे वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे मल जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, और मूत्रवाहिनी उत्सर्जन जो है वो हो जाएगा अलग से, जो मूत्र में ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यूरेटर्स की इसमें बात कर देंगे हम, यूरेटर्स। तो ये सब क्या हो गए हमारे पास, गुर्दा, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी उत्सर्जन, ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। ठीक है, मूत्र प्रणाली के हिस्सा हो गए। तो मलाशय इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। निम्नलिखित अंगों में से सिवाय, तो पूछा था, तो सिवाय कौन हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। ठीक है, लेकिन फाइबर नहीं है। फाइबर क्या होता है, एक रेशा होता है जो पाचन तंत्र में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, पाचन में हेल्प करता है। शरीर में सबसे छोटी अस्थि है, देखिए सबसे छोटी अस्थि यानी कि स्मॉलेस्ट बोन हमने बात की थी, वो आ गई हमारी, कहाँ की है, वो कान की है। किसकी है, कान की है, और इसका नाम क्या है, स्टैपेज। क्या है, स्टैपेज। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हृदय ऊतकों के निम्नलिखित स्तरों से बना है सिवाय, यानी कि इसमें हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हृदय ऊतकों के निम्नलिखित स्तरों से बना है। स्तर इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें वो स्तर नहीं है, यानी कि लेवल नहीं है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, पेरिकार्डियम हो जाएगा। बाकी सारे मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एक्टोकार्डियम, ये सारे हमारे पास स्तर हो जाएंगे किसके, हृदय ऊतकों के, टिश्यूज़ के। ठीक है, लेकिन पेरिकार्डियम जो होता है वो क्या करता है, ये जो हमारा हार्ट है जैसे, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो है ये लेयर बनाने का काम करता है।
ठीक है, झिल्ली बनाने का काम करता है, जो क्या करती है, उसको एक आवरण देती है, हृदय की रक्षा करता है, तो ये होता है पेरिकार्डियम। विटामिन जिसे मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है वह विटामिन है, तो वो हमारे पास संश्लेषित जो कर लिया जाता है वो होता है डी। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये धूप से मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, धूप से मिलता है। और ये जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस की उपयोगिता के लिए भी ज़रूरी होता है, यानी कि इसके साथ जो है विटामिन डी के साथ जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस भी काम करते हैं। ठीक है, वनस्पति स्रोत से व्युत्पन्न आहार वसा है। देखिए अभी पशु स्रोत से हमने पढ़ा था, जिसमें हमने घी को किया था, और यहाँ पे क्या बोल दिया है इसने, वनस्पति से पूछ लिया है। तो वनस्पति में जो है कौन सा रहेगा, सूरजमुखी का तेल रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास प्लांट्स में आती है, तो वनस्पति में आती है। मक्खन, घी, मछली, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, जंतु स्रोत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी हमें किससे मिलती है, धूप से, अभी हमने बताया था, सूर्य प्रकाश से मिलती है। ठीक है, सूर्य प्रकाश इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को धूप का विटामिन। ठीक है, या इसको हार्मोन भी कहा जाता है, धूप का हार्मोन। ठीक है, या फिर इसको अर्ध हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि शरीर का अर्ध हार्मोन कौन सा है, क्योंकि ये शरीर से जनरेट नहीं होता, ये डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का इसमें से दूध, सोयाबीन, तेल और शर्करा, तीनों चारों में से जो है सोयाबीन जो होता है सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है इनमें से रहेगा, समृद्ध। ठीक है, मलेरिया, फाइलेरिया और प्लेग को जाना जाता है। ये तीनों ही क्या हैं, बीमारियां हैं, जो किससे होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज इनको कहा जाता है, यानी कि रोग वाहक जनित बीमारी होती है। ना तो जल से होती है, ना रक्त से, और ना ही वायु से। ये किससे होती है, जो वैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से होता है। ठीक है, मॉस्किटो, मच्छर। ठीक है, मच्छर से होता है। लेकिन जो फाइलेरिया होता है वो किससे होता है, मक्खी से होता है। ठीक है, और जो तीसरा रहेगा प्लेग, प्लेग जो होता है वो किससे रहता है, चूहों से रहता है। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे पास क्या होगी, वेक्टर बोर्न डिजीज होगी, रोग वाहक जनित बीमारी हो गई। जल उपचार के लिए ओजोन के उपयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ओजोन से जो बनाई जाएगी प्रक्रिया उसको क्या बोलेंगे, ओजोनाइजेशन बोलेंगे। ओजोनीकरण भी हिंदी में इसको कह देते हैं, ओजोनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को पीने लायक बनाने के लिए, ठीक है, उसे जो है ओजोन के द्वारा जो उपचारित किया जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं ओजोनाइजेशन या ओजोनीकरण। अगर क्लोरीन से किया जाता है तो वो क्लोरिनाइजेशन हो जाता है, यानी कि क्लोरीकरण हो जाता है, क्लोरीन की गैस उसमें से गुजारी जाती है। शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है। ठीक है, शोर की तीव्रता इसने बोला है, ध्यान देंगे इसके अंदर तीव्रता अगर पूछी जाए तो वो हमारे पास क्या रहेगा, डेसिबल व्याख्या रहेगी। ठीक है, डेसिबल व्याख्या नहीं है, ये तो अलग से आ गया। ठीक है, डेसिबल जो है इसके अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हर्ट्ज के बारे में पूछा जाए तो ये क्या करता है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है वो किससे मापी जाती है, हर्ट्ज से मापी जाती है। और जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो डेसिबल से मापी जाती है, शोर की तीव्रता। एक पदार्थ को खुले में रखने पर हवा में से नमी अवशोषित करने के गुणधर्म को कहते हैं। हमें पता है ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो हम हवा में रख देते हैं तो वो क्या कर लेती है, नमी को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्वेदन, यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, प्रस्वेदन उसको कहा जाता है। जैसे नमक होता है, नमक को बाहर रख देंगे तो गीला हो जाएगा, तो उसको प्रस्वेदन बोलेंगे प्रोसेस को। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा रूपांतरण की जाती है, जैसे कि जो सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जो यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर कौन सी जो है धातु यूज़ की जाती है, आवश्यक तत्व जो होता है वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार में नमक का उपयोग नहीं है। खाना पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, नमक शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करता है, ये बिल्कुल ठीक है। नमक मस्तिष्क के संकोचन को उत्तेजित करता है, ये भी ठीक है। नमक पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ये ठीक हो। ठीक है, खाना पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, ये हम स्वाद के लिए डालते हैं, पकाने की क्रिया को सरल करने के लिए नहीं डालते हैं। कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती हैं, तो इसमें कौन से हो जाएंगी, मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस और इरिथ्रोसाइटस। तो इसमें थ्रोम्बोसाइटस जो रहेगा वो हमारा इसका आंसर रहेगा, जो क्या करती हैं, रक्त के जमने में। और जैसे हमने पता है कि थ्रोम्बोसाइटस को और क्या कहा जाता है, इसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स।
अब देखो हमें पता है कि जब भी हमारे कहीं कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो वहाँ पर आकर के क्या बना देती है, एक जाल बना देती हैं, जिससे जो रक्त होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इसको इसलिए कि प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। क्या है, रक्त के जमने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसाइटस या प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहा जाता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई ना थ्रोम्बोसाइटस। ठीक है, तो इसलिए इसको बोल दिया कि प्लेटलेट्स एंड बिंबाणु वो चीज़ हो जाएंगी। प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, प्रोटीन के निर्माण खंड कौन से होंगे, अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है वो किससे बनता है, प्रोटीन से। और फैट से जो बनता है वो क्या होता है, फैटी एसिड होता है। क्या होता है, फैटी एसिड। और जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है वो क्या होता है, सैकेराइड्स होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से जो बनता है वो क्या हो जाएगा, सैकेराइड्स। ठीक है, चलिए, 1 ग्राम वसा से आपूर्ति की गई ऊर्जा है। 1 ग्राम वसा से कितनी आपूर्ति हो सकती है, कितनी कैलोरी बन सकती है, 9 कैलोरी बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1 ग्राम वसा की बात इसने की है। ठीक है, लेकिन आपसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए तो 4.2 अप्रोक्सीमेटली जो होती है कैलोरी वो होगी, वो जनरेट की जाती है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 9.3 होता है। कितना होता है, 9.3। तो ये अप्रोक्सीमेटली होती है 9 कैलोरी, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से दिए गए थे। ठीक है, तो हम 9 के साथ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत है, इनमें से कौन सा है, स्टार्च, दूध, दालें और मक्खन। तो स्टार्च हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्च जो होता है क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। स्टार्च बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि हर अनाज में होता है, गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, या गुड़, शहद, चीनी, ये सब भी क्या होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट देखिए, स्वाइन और चबाने की क्रिया को कहा जाता है। स्वाइन और चबाने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है चर्वण। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मैस्टिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन। और ये कहाँ होता है, ये माउथ में ही होता है। कहाँ होता है, माउथ में। चबाने की क्रिया होती है ये, चबाने की और मिक्स करने की। तो स्वाइन और चबाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चर्वण। और कहाँ होती है ये, माउथ में। और चर्वण को मैस्टिकेशन भी कहा जाता है। पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रोगाणुनाशक है। पानी के लिए जो यूज़ किया जाता है जिससे रोगाणु मुक्त हो जाता है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है यहाँ पे पोस्ट करना है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप गूगल कीजिए, जानिए, पहचानिए, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, रासायनिक नाम जो फॉर्मूला होता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है। अब देखो इसमें एक तो होता है एटीपी और एक होता है एडीपी। तो इसमें क्या फ़र्क रह गया, देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राईफास्फोट। टी से क्या बन गया, ट्राईफास्फोट हो गया। ठीक है, ये एनर्जी की एक यूनिट होती है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और जो हमारे पास एडीपी होता है उसमें डाईफॉस्फेट आ जाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है दोनों के अंदर। ठीक है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हमारे फूड ब्रेक होता है। फूड ब्रेक होने की वजह से एटीपी जो है उसमें ज़रूर बनता है, जो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए हैं साइंस से रिलेटेड। आई होप कुछ ना कुछ नॉलेज में जो है इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप मधु की पाठशाला के साथ बने रहिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।